पीसीएस की इस रिवीजन सीरीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कल के सेशन में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया था। कल हम लोगों ने भारत की जो उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी अंतिम बिंदु है वो हम लोगों ने देखा था। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हमने देखा है। भारत की स्थिति कहाँ पर है वो हम लोगों ने कवर किया है। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है वो हम लोगों ने देखा है। कौन से देश के साथ कितने राज्य हमारे संपर्क में हैं या जुड़े हुए हैं, बॉर्डर रिलेट कर रहे हैं, ये सब हम लोगों ने कल के सेशन में कवर कर लिया था। इसके साथ ही में फिर हमने ये भी देखा था कि मुख्यतः कौन कौन से घाटियाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये चीज़ भी हम लोगों ने कल के सेशन में कवर किया था। तो बेसिकली एक मोटी मोटी मैं ये बात कहूँ, जो भारत की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कल के सेशन में हम लोगों ने कवर किया था। आज के सेशन में भी हम लोग कुछ उन्हीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, आज हमारा जो पहला पॉइंट टॉपिक ही है वो है प्रमुख दर्रे। यकीन मानिए कि प्रमुख दर्रों से रिलेटेड हर साल एक ना एक प्रश्न हमें देखने को मिलता है, चाहे वो मैचिंग से मिले, चाहे वो कथन कारण से मिल जाए, या फिर हो सकता है एग्जैक्ट आपसे पूछ ले कि कौन सा जम्मू कश्मीर का दर्रा नहीं है या उत्तराखंड का दर्रा नहीं है। इस पैटर्न में कई बार प्रश्न हमारे से पूछे गए हैं और हम इन्हीं को इस वाले टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है हमारा जम्मू कश्मीर। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बनिहाल है, बुर्जिला है, पीर पंजाल है और अनिग है। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको पता होगा बनिहाल, बुर्जिला और पीर पंजाल, बट आपको अलिग भी याद रखना ज़रूरी है। एक बात और, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक में ही था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो सेपरेटली यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लद्दाख में है और कौन सा जम्मू कश्मीर में है। तो लद्दाख में कौन कौन सा है? जोजिला, काराकोरम, चांगला, थांगला, वाडालाचा, खुर्दला, फोटुला और लुंगचाला। ठीक है, अगर मैं लुंगलाचा की बात करूं तो ये भी कहाँ पर है? लद्दाख में। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार आपसे पूछे गए हैं, देखिए जोजिला, काराकोरम और थांगला, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, एक आपका चांगला इम्पॉर्टेंट है, एक आपका थांगला इम्पॉर्टेंट है, वाडालाचा आपको पता है, और एक खुर्दुला। ये तीन आप मान के चलिए कि आपके लिए एक्स्ट्रा है, जो आपको जानना चाहिए। फुटला आप कर ले जाएंगे कि ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। वहीं मैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ तो रोहतांग, सीप किला, ये आपको पहले से पता है, लेकिन जो नहीं पता है वो कौन सा है? वो है चांसला, देवसा, इंद्रहार, कुजुम और लामखागा दर्रा। ये 5 जो आपके लिए पहली बार है, बिल्कुल नया नया है, इन्हें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड का हमें पता है, माना है, नीति और लिपू लेक, ये तीनों दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में। सिक्किम में केवल 2 हैं, नाथुला और जलपला। ठीक है, तो इसे भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश में बोमेडिला है, दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा और एक है आपका लीखा पानी। तो यहाँ पे लीखा पानी आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, क्योंकि बाकियों के साथ में आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। नागालैंड का पांगसाट दर्रा है, मणिपुर का तुजू दर्रा है। ओके, वन सेकेंड। ठीक है, मणिपुर का तुजू दर्रा है, राजस्थान का गोरान घाट दर्रा, महाराष्ट्र का भोर घाट, थाल घाट, केरल का पाल घाट और सनईकोटा। ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं कि इनको आपको कैसे लगाना है? नॉर्थ से और साउथ में सीक्वेंस में लगाना है। तो याद रखिएगा, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और सनईकोटा, ये सीक्वेंस में लगाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिपुलेख की बात करूं तो जो लिपुलेख दर्रा है ये चीन और उत्तराखंड राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है। नाथुला एवं लिपुलेख दर्रों से मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। कहने का सेंस ये है कि जो लोग मानसरोवर की यात्रा करते हैं उन्हें नाथुला या लिपुलेख दर्रे से ही निकलना पड़ता है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तट से कितना? लगभग 14,450 फीट की ऊंचाई पर है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से लगभग या 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार को चुंबी घाटी में खुलता है। क्लियर? आप इतना मत याद रखिए, आप याद रखिए
चुम्बी घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। गंगटोक से कितना दूरी पर है? तो ये 55 किलोमीटर दूरी पे है और गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। अगर मैं कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स की बात करूं तो सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये कहाँ पर है? काराकोरम में है। बियाफो ये भी काराकोरम में है। हिस्पार काराकोरम में है। बाल्टोरे काराकोरम में है। चोंगुंगाम काराकोरम में है। रिमो कश्मीर, पुनमाह कश्मीर और गंगोत्री उत्तराखंड में है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। जेमू सिक्किम में है, हालांकि नेपाल के साथ भी साझा करता है। सासाइनी काराकोरम में है। रूपल कश्मीर में है और दियामीर ये भी कश्मीर में है। ये कुछ उपनाम और उनके शहर हैं कि किस शहर को हम किसके उपनाम से जानते हैं। तो अमृतसर को हम स्वर्ण शहर के नाम से जानते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 7 द्वीपों का शहर मुंबई को कहते हैं। अरब की रानी कोचीन को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब की रानी किसे बोलते हैं? अरब मतलब अरब सागर की रानी, ये सऊदी अरेबिया वाला अरब मत समझिएगा। अरब सागर की रानी किसे? कोचीन को कहा जाता है। स्पेस सिटी बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का गार्डन सिटी ये बेंगलुरु को कहते हैं। सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली के नाम से हम बेंगलुरु को जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से हम बेंगलुरु को जानते हैं। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं। ट्विन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। उत्सवों का शहर मदुरई है। दक्कन की रानी पुणे है। इमारतों का शहर कोलकाता। एशिया का एक बाउल आंध्र प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को हम बोलते हैं। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ये उनके सरनेम हैं। ठीक है। अब अगर मैं वहीं पर थोड़ा ट्विंस सिटी की बात करूं कि कौन कौन से ट्विन सिटी हैं, तो अहमदाबाद और गांधीनगर, हैदराबाद और सिकंदराबाद, विजयवाड़ा गुन्नूर, एर्नाकुलम कोचीन, भुवनेश्वर कटक, हुबली धारवाड़, मुंबई नवी मुंबई और थाने, पुणे पिपडी, कोलकाता, हावड़ा, तिरुचिन्नवली और पलयम कोट्टई। ये कैसे हैं? ये ट्विंस सिटी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी भौगोलिक निकटता रखते हैं। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अगले हमारा जो भारत के प्रमुख झीलें हैं वो झील कहाँ कहाँ पर हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उन्हें ही बात करेंगे। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। कुल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। लोकातक मणिपुर में है। वहीं पर अगर मैं डल झील की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर, नैनीताल उत्तराखंड, साल्ट लेक कोलकाता, चिल्का उड़ीसा, पुलकित आंध्र प्रदेश, बेम्बनाद केरल में है। अष्टमुंडी केरल में है। सस्टमकोटा केरल में है। भीमताल उत्तराखंड में, जब नैनीताल की तरफ मूव करेंगे तभी भीमताल पड़ता है। सांभर झील राजस्थान में है। सुखना चंडीगढ़ में है। परशुराम की कुंड की मैं बात करूं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। पोगोंगसो जम्मू कश्मीर, तसोमुरारी जम्मू कश्मीर, नक्की झील राजस्थान का, पुष्कर राजस्थान का, उदयपुर झील राजस्थान का। वहीं पर ऊपरी एवं निम्न झील भोपाल के मध्य प्रदेश में है। और एक इम्पॉर्टेंट है निजाम सागर या हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है। अगले पॉइंट पे, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का हम अनुभव कर पाते। ठीक है। सबसे खास बात यह है कि इन्हीं के साथ में सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाती तथा मानसून का जो प्रतिरूप हमें वर्तमान में देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलता। क्लियर हो गया। हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोक लेती हैं और ये भारतीय उपमहाद्वीप, जो भारत का हिमालय का पश्चिमी वाला रीजन है, उसमें ये मुख्यतः वर्षा करती हैं। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी, गंगा नदी एवं उसकी अन्य सहायक नदियाँ के अपरदन एवं निक्षेपों के कारण जो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है वो शायद नहीं हो पाता अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो। पश्चिमी घाट की अगर मैं विस्तार की बात करूँ तो पश्चिमी घाट पश्चिमी सागर के तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। तो उत्तर से ये ताप्ती नदी से शुरू होता है और दक्षिण में आप देखेंगे जो कुमारी अंतर्द्वीप है वहाँ तक ये पाया जाता है।
ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये एक भ्रंशोद पर्वत है जिसका निर्माण एक स्थल खंड से के अरब सागर के अप संवलन के कारण हुआ है। पश्चिमी ढाल इसका काफ़ी तीव्र एवं खड़ा है। पश्चिमी ढाल इसका काफ़ी तीव्र एवं खड़ा है। वहीं पर पूर्वी ढाल काफ़ी मंद एवं सीढ़ी नुमा क्रमशः नीचे होता हुआ पठार की आकृति का है। क्लियर है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट को 2 बराबर भागों में बांटती हैं या फिर उनके बीच से गुजरती हैं। ये किसका बना हुआ है? तो ये बैसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ये बैसाल्ट चट्टानों से कहाँ पर है? वहीं पर गोवा से लेकर के दक्षिण तक ये ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। ये याद रखिएगा। कहने का सेंस ये है कि जो जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं कुछ आपको लिख के बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। तो भारत के साथ में पूरा का पूरा ये वाला जो रीजन है ये क्या है हमारा? ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो पश्चिम के साइड में काफ़ी ये खड़ा हुआ है और पूरब के साइड में काफ़ी ये ढाल है। इस साइड में वर्षा ज़्यादा होती है और इस साइड में वर्षा कम होती, क्योंकि ये पूरा एरिया वृष्ट छाया क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 0 डिग्री बन जाता है भूमध्य रेखा, और यहाँ से आने वाली जो मानसूनी पवने हैं, चूँकि इधर हाई प्रेशर होता है, हमारे यहाँ लो प्रेशर होता है, और पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने लगती हैं। कुछ ऐसे ये मूव करती हैं। और यहाँ पर है हमारा हिमालय, इस जगह पे हमारा हिमालय है, और यही पवने आगे जा करके हिमालय से टकरा करके और हमारे यहाँ पर वर्षा करती हैं। सो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार ये हिमालय से टकराती हैं उसी प्रकार ये पश्चिमी घाट से भी टकराती हैं, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटों पे ये ज़्यादा बारिश करती हैं। इसलिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्रों में जैव विविधता अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, और वहीं पूर्वी वाले क्षेत्रों लगभग बारिश से वंचित रह जाती हैं और ये वृष्ट छाया क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। पहली चीज़ क्लियर हो गई। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ गोवा की, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए ये है गोवा, ठीक, यहाँ पर गोवा स्थित है, 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर गोवा स्थित है। तो उत्तर से लेके इसी को हम पूरा का पूरा सह्याद्री बोलते हैं। ये है हमारी सह्याद्री। दक्षिणी भारत में जो पठार है, ये वाला पूरा का पूरा पहाड़ है पश्चिमी घाट का, ये सह्याद्री है। ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ। तो जो ये वाला हिस्सा है ये आपका बना है बैसाल्ट से, और ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है गोवा के जस्ट नीचे वाला, ये ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। इतनी बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और 16 डिग्री से ये विभाजित होता है। क्लियर। भारत की तट रेखा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरती है। बाकी ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, और ये जो आपका सागरीय क्षेत्र है या क्षेत्रीय सागर है, इसकी दूरी के आधार पर सागरों को मापा जाता है। मतलब जो एक टाइम का जो आपका क्षेत्रीय यानी प्रादेशिक जल क्षेत्र है उसका मापन किया जाता है, और सामान्यतः यह 12 नॉटिकल माइल है। कहने का सेंस ये है कि भारत का अगर ये बॉर्डर है तो भारत अपने बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल के बीच का जो क्षेत्र है वो उसके प्रादेशिक जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर। वहीं पर अगर मैं समीपस्थ मंडल की बात करता हूँ, जोन की बात करता हूँ, तो ये 24 नॉटिकल माइल माना जाता है। इस क्षेत्र में भारत सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार भी प्राप्त करता है, ये इसके पास होते हैं। वहीं पर मैं किसी भी देश के अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करूं, जिसे आप स्पेशल या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन कहते हैं, ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक रहता है, जो इस क्षेत्र में वह वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, 12 नॉटिकल माइल, 12 के बाद में फिर 24 नॉटिकल माइल, उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो ओवरऑल भू आकृतिक है वो कैसा है? ये तटीय मैदानों से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो आपका गुजरात काठियावाड़ का मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है। अगर मैं गुजरात तटीय मैदान की बात करता हूं तो यह गुजरात से लेकर दादरा नागर हवेली और दमन दीव तक तटीय क्षेत्रों में भी इनका विस्तार देखा जाता है। इसके साथ ही दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप स्थित है। अगर मैं भारत के पश्चिमी तट की बात करता हूं तो पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है जो 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है इन्हें हम 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं।
वहीं पर अगर मैं उत्तरी भाग की बात करता हूँ तो उत्तरी भाग को हम कोंकण तट कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र के से लेकर महाराष्ट्र एवं गोवा के बीच में है। इसके बाद में फिर मध्य भाग को हम कर्नाटक भाग या कनारी तट के नाम से जानते हैं, और साथ ही में नीचे वाले भाग को हम मालाबार तट कहते हैं। मतलब जो हमारा ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को हम 3 भागों में जानते हैं। ऊपरी वाली तट को हमारा कोंकण तट है, बीच वाला कनारी तट है, और नीचे वाला हमारा मालाबार तट है। सेम एज जब हम इस तरफ आएंगे तो ये यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये और ये, चूँकि ये पूरा भारत का इस तरीके से विस्तार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं, वहीं पर अगर मैं कनारी तट की बात करूं तो इसे कनारी तट, जबकि मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहीं में अगर मैं पूर्वी तटीय मैदानों की बात करता हूं तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाओं के द्वारा निर्मित है। इस कारण यह काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण होता है। इसमें कृष्णा एवं महानदी के बीच में जो क्षेत्र है उसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपका कोंकण तट है, एक आपका कनारी तट है और एक आपका मालाबार तट है। वहीं पर जो आपका ये ऊपर वाला हिस्सा इसे हम उत्तरी सरकार और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं ये आपको कमेंट करना है। हालांकि कमेंट क्या करना है वो तो मैं खुद ही आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे यहाँ उत्तरी पूर्वी मानसूनों से बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं, इसे हम उत्तरी सरकार बोलते हैं। ये हमारा मालाबार तट है, ये हमारा कनारी तट है और ये हमारा कोंकण तट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का जो है कृष्णा डेल्टा के पास वाले रीजन से हमें केप कैमरॉन या कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है, जो अभी मैंने आपसे कहा है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य में स्थित है। महानदी डेल्टा, ठीक है, महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो पूर्वी तट पे कौन सा है? विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम कहाँ पर है? तो विशाखापत्तनम कहाँ है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। हाल्दिया पश्चिम बंगाल में है। पारादीप उड़ीसा में है। एन्नौर तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु पे। अगर मैं वहीं पर पश्चिमी तट की बात करता हूँ कि पश्चिमी तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो यहाँ पर है आपका मुंबई, यानी जिसे मुंबई पोर्ट के नाम से आप जानते हैं। कांडला गुजरात में है। मार्म गोवा में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे न्यावा शेवा भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में है। जंजीरा पोस्ट महाराष्ट्र में है। उडुपी कर्नाटक में है। कोच्चिन केरल में है। न्यू मंगलौर कर्नाटक में है। तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह और ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा भारत में जो जल संधियाँ हैं उनके बारे में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये है भारत की स्थिति, क्या है? ये है भारत की स्थिति और यहाँ पर है 0 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले 8 डिग्री होगा, फिर 9 डिग्री होगा और फिर 10 डिग्री होगा। क्लियर है? तो 10 डिग्री अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि 10 डिग्री ऊपर होगा तो यहाँ पर कहीं होगा अंडमान निकोबार के पास में। तो 10 डिग्री कहाँ पे किसे क्रॉस करती है? तो ये 10 डिग्री आपके अंडमान निकोबार को क्रॉस करती है, या जल संधि अंडमान और निकोबार के बीच में है। क्लियर हो गया? अब उसके नीचे क्या आएगा? आएगा हमारे उसके नीचे 9 डिग्री चैनल। तो जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये है आपका 9 डिग्री। तो 9 डिग्री में क्या आएगा? 9 डिग्री में आपका आएगा मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप चूँकि भारत का हिस्सा है तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय होगा। वहीं पर अगर मैं 8 डिग्री की बात करता हूँ तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में ये जल संधि देखी जाती है। क्लियर? वहीं पर अगर मैं दक्कन पास की बात करता हूँ तो दक्कन पास लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में स्थित है। कोको चैनल, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। अगर मैं पाक स्ट्रीट की बात करता हूँ तो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। वहीं पर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। याद क्या रखना है? एक आपको कोको चैनल याद रखना है। कोको चैनल कहाँ पर? तो ये म्यांमार और भारत के बीच है, ऐसा आप मान लीजिएगा। वहीं पर अगर मैं दक्कन पास की बात करता हूँ तो दक्कन पास लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अंडमान
द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, और सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? तो ये 732 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। वहीं पर अगर मैं निकोबार द्वीप की बात करूँ तो निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या शिखर कौन सा है? तो माउंट थुलियर है, और ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप में कितने? 836 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से 38 अस्थायी रूप से आवासित हैं और बाकियों पर मानव निवास नहीं करती है। अगर मैं थोड़ा सा वैरन द्वीप की बात करता हूँ तो वैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार से पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी में ये स्थित है। और सबसे खास बात है कि आपका जो ये वैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उसी प्रकार नारकोंडम भी एक प्रकार का द्वीप है जो भारत में प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से हम जानते हैं, या यह एक प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्लियर हो गया? अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वत ये जो श्रेणी है आराकाना योमा का विस्तार माना जाता है। वहीं पर अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ तो तमिलनाडु में स्थित जो आपका राम सेतु ब्रिज है ये भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर पर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक पतली सी लंबी जलीय श्रृंखला के तौर पर हमें देखने को मिलती है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। भारत में केरल का मालाबार तट के पास में लक्षद्वीप स्थित है, और लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। इसको लाका द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। लाका द्वीप मिनिका या अमीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है, और लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के जो कोचीन तट है वहाँ से लगभग 200 से 450 किलोमीटर की दूर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कहने का सेंस ये है कि अगर आप लक्षद्वीप पे जाएंगे तो लक्षद्वीप आपको कुल मिलाकर के 32 किलोमीटर के दायरे में ही मिलेगा। क्लियर है? और लक्षद्वीप जाने के लिए जो आपका मार्ग है एटलीस्ट आपको केरल के कोचीन तक जाना होगा, और कोच्चि से ही आपको या तो फ्लाइट करनी पड़ेगी या तो फिर आपको बाई शिप जाना पड़ेगा, और उम्मीद है शायद बाई फ्लाइट ही जाना पड़ेगा। लक्षद्वीप समूहों में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है अमीनी द्वीप, और सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। ये बात याद रखिएगा, अमीनी द्वीप सबसे उत्तरी है और मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है, इसीलिए मिनिकॉय साझा करती है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से आप देखेंगे तो 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होती है, और यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और कवरत्ती द्वीप पर ही यह स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है एंडराट द्वीप, और साथ ही में जो एलिफेंटा द्वीप समूह जो मुंबई वाला आप देखते हैं स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से ये 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सैलसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र पे स्थित है, और मुंबई एवं थाणे नगर जो है वो सैलसेट द्वीप पे ही स्थित है। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा ऑफशोर आइसलैंड की बात करूंगा या तटीय द्वीप की बात तो करता हूं। गंगा का डेल्टाई प्रदेश भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीपें स्थित हैं। आप वहीं पर देखेंगे तो पेरम द्वीप खंभात की खाड़ी में, मैसला द्वीप काठियावाड़ा द्वीप करुआभार कच्छ तट पे ये कई सारे द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है व्हीलर द्वीप जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि सर क्रीक जिसे आप कोरी क्रीक के नाम से भी जानते हैं, तो यह एक जरिए क्रीक है जो भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं एनसीआर क्षेत्र की, तो एनसीआर क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? हरियाणा शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश आप एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत ये सब दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। वहीं पर राजस्थान के कुछ क्षेत्र शामिल हैं जिसमें आपका अलवर और भरतपुर आता है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 4 सबसे बड़े क्रम के नगर कौन कौन से हैं, तो यह आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। इतना क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा स्पर्श करती है वो कितने राज्यों से करती है? कुल 8 राज्यों से करती है, और साथ ही में एक केंद्र शासित प्रदेश से भी करती है। हिमाचल प्रदेश,
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर हम किससे साझा होते हैं? दिल्ली के साथ होते हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश 5 राज्यों से, आंध्र प्रदेश की सीमाएं कुल मिला के 5 राज्यों से हैं और तेलंगाना की भी सीमाएं अन्य राज्यों के साथ साझा होती हैं। तो ये ओवरऑल सीमा साझा को लेकर के है। चूँकि ये इतना ज़्यादा फैक्चुअल है तो शायद हमें याद करना भी कठिन होगा। वहीं पर अगर मैं 7 सिस्टर्स की बात करता हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 सिस्टर्स में कौन कौन शामिल है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। कौन शामिल नहीं है? तो सिक्किम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। असम की सीमा कितने राज्यों को से साझा होती? तो कुल 7 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। वहीं पर मणिपुर पूर्वी भारत का सबसे छोटा और एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज़ द मणिपुर। क्लियर? मणिपुर में ही लोकातक झील है जो कि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्लोटिंग करता हुआ हमें नज़र आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अंडमान के द्वीप समूहों में ग्रेट अंडमानी, आगे जारवा, कहने का सेंस ये है कि अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटनाली, ये वहाँ के 4 प्रमुख जनजातियाँ हैं जो कैसी हैं? जो निग्रोइड जनजातियाँ हैं। ये याद रखिएगा। जारवा आप याद रखिए, सेंटलिन याद रखिए, ओंगे याद रखिए और अंडमानी तो वैसे भी आप लगा ले जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देखेंगे जो निकोबार वाला है उसमें सैम्पियन नामक मंगोलाइड प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं और ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में के आसपास रीजन्स में अवेलेबल हैं। दादरा नागर हवेली गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। एक है आपका दादरा और दूसरा है नागर हवेली। क्लियर है? तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थीं जो आज के सेशन से रिलेटेड है। अपनी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।